हेलो साथियों, कैसे हैं। एक बार फिर से आपका सुयान एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। और जो हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज चल रहा है फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के लिए, उसमें हम लोग मैकेनिक्स का जो भी पार्ट है आपका सीनियर सेकेंडरी और जो है यानी कि ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है आपका, वो कंप्लीट कर चुके हैं करीब करीब, है ना। ठीक है, अब जो आपका पीजी का पार्ट है मैकेनिक्स का, वो हम जो पीजी के जब, क्योंकि उसमें 10 ही क्वेश्चन आते हैं आपके, तो जो 10 क्वेश्चन है उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर लास्ट में मैं आपके 4-5 वीडियो लेक्चर सीरीज में वो सारा पीजी का जो पार्ट है उसके करीब करीब 50-60 क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो लिखवा दूंगा। और उन्हीं में से क्वेश्चन लगभग लगभग 5-7 पढ़ जाएंगे, एक दो बाहर जाता है तो भी हमें उसका टेंशन लेना नहीं, क्योंकि पीजी पूरा नहीं पढ़ना 10 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए। तो मेनली हमारा जो फोकस फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के लिए जो रहेगा वो रहता है 11th 12th और हमारा जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है वो, और उसमें से मैंने मैकेनिक्स वाला पार्ट, चाहे वो 11th 12th का हो और चाहे वो मैं लगभग लगभग कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, कुछ टॉपिक जो रिलेटेड नहीं अलग से कुछ है तो वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, छुड़ाऊंगा मैं कुछ नहीं, आपको कोर्स 100% करवाऊंगा और फ्री में करवाऊंगा। आप देख रहे हैं करीब करीब मैंने अभी तक 50 से ज़्यादा वीडियो नहीं, 60 के राउंड जो है हमारे वीडियो बन चुके हैं। ठीक है, और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने लगा है। तो आप लोग उनको और देखते रहिए, आगे से आगे उनको फॉरवर्ड करिए। ठीक है, लिंक को फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, जो भी तैयारी करें, क्योंकि सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है यहाँ पे, है ना। और कोई आपके साथ ऐसा नहीं है कि मैं 100% कोर्स नहीं करवाऊंगा, बीच में आपका साथ छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होगा। जब तक मेरा ये, क्योंकि मोटिव ही हमेशा से यही रहा है कि क्योंकि मैं एक जिस फैमिली और जिस बैकग्राउंड से निकला हूँ, मुझे ये सुविधाएं नहीं मिली है सारी, तो मैं चाहता हूँ कि जो बाकी लोग हैं उनको वो सारी सुविधाएं मैं दे सकूं, उनको जो फिजिक्स के कंसेप्ट जो मैंने सीखे हैं वो आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, चलिए। तो अब आते हैं हम, आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का मतलब क्या है, यानी विद्युत चुंबकीय जो आपकी थ्योरी रहेगी, सिद्धांत रहेंगे, उसके अंदर हम जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो भी इसके अंदर है, मैग्नेटोस्टैटिक्स भी इसके अंदर है, मैक्सवेल इक्वेशंस भी इसके अंदर है, और जो आपका वेरिंग फील्ड है, टाइम के साथ अगर फील्ड वेरिएशन कर रहा है तो वो भी सारी चीजें इसके अंदर है। यानी कि इसके अंदर हम 11th वाला पोर्शन, तो 11 12 में जो सीनियर सेकेंडरी वाला पोर्शन है वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है और मैग्नेटोस्टैटिक्स पे बेस्ड है वो, देन उसके बाद के अंदर जो है बीएससी का जो पोर्शन, यानी कि हम अगर मीडियम के अंदर जाते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या चार्ज पे या मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें जाते हैं मीडियम में, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो, और देन उसके बाद में मैक्सवेल इक्वेशन वगैरह वो सारी की सारी जो है वो हम इन्हीं में पढ़ने वाले हैं। और मैं इस, आप देखिए, आप क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो बनाया तो करीब करीब 30 मिनट के आसपास बनाए थे, अब मैं उसको बढ़ा के और 50 to 60 मिनट मैंने कर दी हैं, तो करीब करीब इसके अंदर जो आपको 30-35 वीडियो लगेंगे मेरे। ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन कवर होने का मतलब है कि आपका 50% पोर्शन, यानी कि मैकेनिक्स प्लस ये मिला के अगर आप देखो तो आपका फर्स्ट ग्रेड का 50% जो है वो जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। बाकी जो बचा हुआ सिलेबस है वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किताबें बहुत सारी हैं बाकी, लेकिन वो होगा जल्दी जल्दी, उसमें ज्यादा कंसेप्ट वाली चीजें नहीं है। कंसेप्ट वाली जो चीजें वो कहाँ है, इसके अंदर है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ाने से पहले मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है, वो लगती है कि कोऑर्डिनेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपको, या जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके बारे में पता होना जरूरी है। मैं एक वीडियो लेक्चर अभी का जो है, या फिर इससे हो सकता है कि थोड़ा सा आगे का भी ले लूँ मैं आधा वीडियो लेक्चर, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान दूंगा, कोऑर्डिनेट ट्रांसफर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके ऊपर। 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कार्टेशियन जिससे आप वेल नोन हो, उसके बाद में स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, इन तीनों कोऑर्डिनेट के अंदर लाइन एलिमेंट क्या होगा, एरिया एलिमेंट क्या होगा, एंगल क्या होगा, कौन सा, मतलब ये सारी चीजें अगर आप एक बार समझ लोगे एक वीडियो लेक्चर में, ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट कितना होगा, तो आपके आगे आने वाली जो चीजें इतनी आसान होने वाली हैं। सिर्फ इंटीग्रल करना होता है। हमें क्या होता है, मैक्सिमम हमें क्वेश्चन आते हुए भी या फॉर्मूला आते हुए भी हम अटेंड नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस को। उसका सबसे बड़ा रीजन है हम इन सिस्टम्स के बारे में अच्छे से नहीं जानते। अगर आप इस एक वीडियो लेक्चर में इस सिस्टम, जो तीनों सिस्टम है उनके बारे में जान लेंगे, उसमें लाइन एलिमेंट क्या होगा, एरिया एलिमेंट कैसे लेते हैं, ठीक है, देन उसके बाद में उसके अंदर जो है हमारा स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में है तो कैसे लेंगे, तो तीनों पोलर कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आपको पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए। कार्टेशियन सबसे इजी पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो आपको अभी हो सकता है कि पता नहीं हो, और पता है तो अच्छी बात है, फिर भी आप उसको रिकॉल कर लीजिए जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ उसको। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैसे तो मैं चाह रहा था कि मैं एक टेबल के अकॉर्डिंग उसको कराऊं, लेकिन क्योंकि हमारे पास इतना उसमें टाइम भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम आधा रह जाता है, डायग्राम्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मैं एक एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कौन सा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जिसके बारे में आप अच्छे से पहले से जानते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या मैं कार्टेशियन सिस्टम लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी है। तो कार्टेशियन जो सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम का मतलब क्या है,
कार्टेशियन सिस्टम का मतलब है हमारे पास कि अगर हम एक्स वाई और जेड एक्सिस में ही काम करें, यानी ये एक्स वाई जेड हमारे क्या हो, कोऑर्डिनेट हो किसी के, या एक्स वाई जेड क्या हो, डायरेक्शन हो, तो या एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हो, तो उस केस को हम कौन सा बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और सिंपल सा क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये इस तरह का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जिसमें 3 एक्सिस होंगी, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर, ये हमारा ओरिजिन होता है, ठीक है। यहाँ अगर हम किसी पॉइंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है, यहाँ अगर हम किसी पॉइंट को इस तरह से डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब है कि जो जेड एक्सिस जो हमारा, चलिए वो बाद की बात करते हैं, ये मान लीजिए पॉइंट पी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई और जेड, ठीक है। जब इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, ठीक है, और इसमें मैं इसको एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप मेरे क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो उस केस के अंदर इसकी वैल्यू जो है आर वेक्टर अगर मैं कहता हूं, ठीक है, इस वेक्टर क्या कहता हूं मैं इसको, अगर आर वेक्टर कहता हूं तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाती है, तो आर वेक्टर की जो मेरी वैल्यू होती है वो होती है आर एक्स कैप प्लस वाई कैप। इस आई एक्स कैप वाई कैप जेड कैप का मतलब क्या है, इस एक्स कैप वाई कैप जेड कैप का मतलब सिंपली आई कैप जे कैप और के कैप जो वेल नोन है वो, ठीक है। अब भी एक्सिस ले रहा हूँ इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं लिखने में, आई कैप जे कैप के कैप भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि अच्छा थोड़ा सा दिखता है, क्योंकि हम आगे जब जाएंगे तो क्या करेंगे, जब पोलर कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो आर थीटा और फाई लेते हैं, है ना, पोलर कौन सा, स्फेरिकल पोलर, आर थीटा और फाई लेते हैं, तो आर कैप, ठीक है, आर आर के लिए आर कैप और थीटा वाले डायरेक्शन के लिए थीटा कैप वैसे ले रहे थे, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा ताकि थोड़ी सिमेट्री बनी रहे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये मेरा होगा वेक्टर आर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ जो है वो मेरा लाइन एलिमेंट होगा क्या, जब हम इंटीग्रल करेंगे जब आगे, है ना, तो इंटीग्रल करेंगे तो वहां क्या लेंगे हम, डीएल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल किया, तो डीएक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल किया, इसका मतलब क्या, मुझे वहां लाइन इंटीग्रल रखना पड़ेगा कि मैं कौन से कोऑर्डिनेट और उसमें हूं। तो यहाँ पे अगर मैं लाइन इंटीग्रल की बात करता हूं इसके अंदर, या सॉरी लाइन एलिमेंट की, तो लाइन एलिमेंट क्या होगा, लाइन एलिमेंट जो डीएल होता है वो हो जाएगा हमारा एक्स कैप डीएक्स प्लस वाई कैप डीवाई प्लस जेड कैप डीजेड, ठीक है। अभी आपको सब कुछ बड़ा इजी लग रहा होगा, ठीक है, ज्यादा कुछ समझने की, क्योंकि कार्टेशियन से आप वेल नोन हो। मैं आगे धीरे धीरे जब आपको पोलर और उसमें ले जाऊंगा तब आप देखना आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने वाले हैं आज आपके, ठीक है। क्योंकि ये अगर आपको क्लियर हो गया तो आगे बहुत दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मान लीजिए जब आप अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा, जो मैक्सिमम आपको याद रहेगा, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने में जो दिक्कत आती है वो सब आपकी दिक्कत इससे दूर होने वाली है, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल, जब भी लाइन इंटीग्रल रखेंगे किसी भी उसके अंदर, जैसे मान लीजिए आप ऐसे इस तरह की आपको इक्वेशन मिलेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका लाइन इंटीग्रल कीजिए, ठीक है। अब लाइन इंटीग्रल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कीजिए, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन होगा एक्स वाई जेड के फॉर्म में, और आपको क्या रखना है, यहाँ पे ये एलिमेंट रख के इसका इंटीग्रल क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, लाइन इंटीग्रल हुआ किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कि ये तो लाइन इंटीग्रल हो गया। अब आता है एरिया इंटीग्रल, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा, एरिया इंटीग्रल, एरिया, और उसके बाद में जो है हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल। तो वॉल्यूम तो डायरेक्ट हो जाएगा डीएक्स डीवाई जेड, लेकिन एरिया इंटीग्रल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, एरिया एलिमेंट जो है ना। एरिया एलिमेंट क्या होता है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके कर रहा हूं। तो एरिया एलिमेंट के लिए मुझे कुछ एरिया लेना पड़ेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और एरिया क्या लूंगा मैं एरिया लूंगा ये वाला कि, ठीक है। एक मैं क्या करता हूं, क्यूब ले लेता हूं, ठीक है, क्या ले लिया मैंने, एक क्यूब ले लिया, ठीक है। अब इस क्यूब के कितने, वो मान लीजिए अगर मैं एरिया की बात करूं, सबसे पहले तो एरिया क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड जो है वो ए है, सपोज कर लीजिए कितनी है, साइड इसकी कितनी है, ए है, तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आर हमारा क्या था, ये वाला पॉइंट जो था ना, यहाँ से ये वाला पॉइंट आर हो गया, इस तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है मुझे एरिया एलिमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एरिया एलिमेंट कितने हैं, इसमें 6 एरिया हो सकते हैं। पहला कौन सा है, जो सामने दिख रहा है, तो ये कितना हो गया मेरा, नंबर 1। दूसरा जो इधर दिख रहा है ये नंबर 2, ठीक है। तीसरा ये जो ऊपर दिख रहा है नंबर 3, ठीक है। चौथा जो मान लीजिए इसके, ये जो नीचे की तरफ जा रहा है या फिर सामने की तरफ ना, सामने की तरफ तो ये पहला हो गया, ये कौन सा है हमारा, नीचे वाला, तो नीचे वाला एरिया कौन सा हो गया, नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब कौन सा बचा, एक साइड वाला बचा तो नंबर 5 हो गया, एक सबसे पीछे वाला बचा तो वो कौन सा हो गया, वो मेरा नंबर 6 हो गया, ठीक है। इस तरह से कितने एरिया हो गए इसके, 6। अगर आप एक बॉक्स लेते हैं तो बॉक्स के कितने एरिया होते हैं,
6 एरिया होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बॉक्स के, ठीक है। 2 सामने के पार्ट है तो सामने का हमने 1 लिया, ये 6 लिया, 1 और 6। साइड के जो इधर लेंगे तो 2 और 5, 2 और 5, ऊपर नीचे के देंगे तो 3 ऊपर का और 4 नीचे का, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये टोटल मिला के ये जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या लेना है, यहाँ पे एरिया एलिमेंट लेना है, ठीक है। तो अब ये कहाँ काम आएंगे, जब आप गाउस के नियम वगैरह में जाएंगे, जहां आपको क्या चाहिए, एरिया एलिमेंट निकालना। अगर वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग कुछ आपको डायग्राम दिया है, सिमेट्री दी है, तो हमें उसका यूज करना पड़ेगा। तो 6 एरिया है यहाँ पे, तो पहले की बात मैं करता हूँ, ठीक है। पहले की बात करता हूँ, इसका मतलब पहला कौन सा है, पहला है ये वाला। तो इसमें जो है पहला है वो कहाँ आ रहा है, पहले तो आप देखिए ये पहला जो आ रहा है वो x इक्वल टू कितने पर आ रहा है, ये एरिया जो है मेरा ये आ रहा है x इक्वल टू ए पे। तो इसका मतलब x क्या है, इसके अंदर फिक्स है, कहाँ आ रहा है, x इक्वल टू ए पे ये एरिया मिल रहा है मुझे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं इसके ऊपर मूव करता हूँ इस सामने वाले एरिया पे, यानी कि अगर मान लीजिए ये जो सामने वाला एरिया है, ठीक है, ये कहाँ पड़ा है, x इक्वल टू ए पे पड़ा है ये पार्ट जो है, ठीक है। तो इस पे अगर मैं मूव करता हूँ तो इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो किसमें होगा, जेड में चेंजेस होगा, ठीक है। और अगर आगे पीछे मूव करूंगा तो किसमें चेंजेस होगा, अगर मान लीजिए इस एरिया की बात करूं, इस तरफ जाऊंगा तो किसमें चेंज होगा, वाई में, ठीक है। ऊपर वाले में जाऊंगा तो जेड में। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं इस पार्ट पे कहीं पे भी घूमता हूँ इस एरिया पे, तो सिर्फ किसमें चेंज हो रहा है, सिर्फ एक्स और सॉरी वाई और जेड में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब एरिया एलिमेंट यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर मैं डी ए की बात करूं फर्स्ट केस के लिए, तो डी ए क्या होगा मेरा, डी वाई डी जेड, ठीक है। किस किस में चेंज हो रहा है, वाई और जेड में। और इसकी डायरेक्शन क्या है, तो जब भी आप एरिया की डायरेक्शन लेते हो तो एरिया क्या होता है, एरिया उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या है, एक्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा एरिया एलिमेंट, ये एरिया एलिमेंट हो गया फर्स्ट केस के लिए। इसी तरह से मैं सेकंड के लिए जाता हूँ, तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड कहाँ पे है, तो आप देखिए यहाँ पे सेकंड है ये वाला, है ना। तो ये साइड वाला है, तो साइड वाले पे कहाँ कहाँ पे है, ये कौन से प्लेन पे है, y इक्वल टू ए पर है। तो सबसे पहले तो क्या हो गया, सेकंड वाला कहाँ है, y इक्वल टू ए पे। तो ए आपका क्या है, y तो क्या है उसके अंदर फिक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट पे इस एरिया पे अगर मैं घूमता हूँ तो किस में चेंज होगा, या मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ अगर मैं ये एरिया लेता हूँ इस तरह से, ठीक है, स्मॉल एरिया लिया, तो ये क्या है मेरा, ये तो है मेरा dx, ये क्या है dz है भाई। ऊपर नीचे जाऊंगा तो dz और इस तरह से जाऊंगा तो dx। तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा एरिया एलिमेंट। अगर मैं यहाँ लेता हूँ dA, ठीक है, तो dA क्या आएगा मेरा, वो आएगा dx और dz, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, तो आप देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, y डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या हो गया, y केप हो गया, ठीक है। ये क्या होगा इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। थर्ड केस पे चलिए, थर्ड केस क्या कह रहा है, थर्ड केस पे जाते हैं तो थर्ड वाला ये, तो इस पे आ जाइए। तो इस वाले केस में क्या रहा है, ये केस किस पे है, z इक्वल टू ए पे, क्योंकि हम साइड क्या ले रहे हैं, सारी स्क्वायर क्यूब ले रहे हैं। तो क्यूब है तो क्यूब के लिए सारी साइड क्या होती है, ए होती है, ठीक है। तो एक z इक्वल टू कितने पे है, ए पर है। तो ये तो हो गया कि z इक्वल टू ए पे एरिया आ रहा है, ठीक है। अब क्या एरिया आ रहा है, z इक्वल टू ए पे। अगर यहाँ पे एक आप चेंजेस करते हैं तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो किसमें होगा, x में चेंजेस, और इधर जाते हैं तो किसमें होता है, y में चेंजेस। तो इसका मतलब ये जो एरिया एलिमेंट होगा थर्ड वाला, ये क्या होगा मेरा, dx और dy। डायरेक्शन कौन सी है, जेड केप डायरेक्शन, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आ जाइए फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर के अगर इसकी बात करें तो फोर्थ नंबर पे क्या आ रहा है, ये नीचे वाला, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे देखिए ये किस पे है, कौन से प्लेन पे है, क्या क्या चीज, पहले तो आप देख लीजिए चेंज क्या हो रहा है। देखिए आप अगर इस तरफ आते हैं तो क्या चेंज हो रहा है, x, उस तरफ जाते हैं तो क्या चेंज हो रहा है, y। लेकिन z में, क्योंकि ये कितने पे, z इक्वल टू जीरो पर है, तो ये प्लेन कहाँ पे है, ये है मेरा z इक्वल टू जीरो प्लेन, ठीक है। तो इसके अंदर जहां पे भी z आ रहा है वो सब क्या हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है। z इक्वल टू जीरो प्लेन पे, और इसकी अगर मान लीजिए एरिया लिमिट लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, dA इक्वल टू dx और dy में चेंजेस है। डायरेक्शन क्या है, अब देखिए नीचे है, तो नीचे है इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगी, माइनस जेड कैप, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, माइनस की जेड कैप। बस ये दिमाग में आप रखिए, क्योंकि जो प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है हमारी क्या होती है, डायरेक्शन होती है एरिया एलिमेंट की, ठीक है। पांचवें की क्या डायरेक्शन हो जाएगी, तो पांचवें पे चलिए, पांचवा कौन सा, ये वाला। जब इसकी बात हम कर रहे हैं तो किसमें चेंज होगा, जेड में और एक्स में। तो इसका मतलब जेड एक्स में चेंज होगा, और वाई इक्वल टू कितना रहेगा इस पूरे प्लेन पे, वाई इक्वल टू जीरो रहेगा, ठीक है। तो वाई इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, एट वाई इक्वल टू जीरो, एरिया क्या हो जाएगा एलिमेंट, एरिया एलिमेंट हो जाएगा डी एक्स डी जेड, और डायरेक्शन देखिए इसकी, अब ये इस तरफ है, ठीक है। तो इस, हाँ इस तरफ है, इस तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, वाई उस तरफ, इस तरफ माइनस वाई, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या हो गई हमारे पास, माइनस वाई। इसी तरह से नेक्स्ट पे चलिए, ठीक है। नेक्स्ट एरिया एलिमेंट कौन सा आएगा, छठा, छठा कहाँ है, ये पीछे वाला, ठीक है।
ये आगे वाला पहला है और सबसे पीछे वाला क्या है, वो है। तो पीछे वाला कहाँ पे है, पीछे वाला एक तो इस वाले प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पीछे वाले की। तो पीछे वाला किस पे है, तो पीछे वाले पे जाएंगे तो एक तो जेड में चेंज हो रहा है, किस में हो रहा है, वाई में चेंज हो रहा है, ठीक है, जेड और वाई में चेंज हो रहा है। एक्स इक्वल टू कितने पे है, एक्स किधर है, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ तो है ही नहीं यहाँ पे, ये कहाँ पे, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाई डायरेक्शन है, इधर वाली वाई डायरेक्शन है, ऊपर वाली कौन सी, एक्स डायरेक्शन है, और ये पड़ा का यहाँ पे, तो एक्स इक्वल टू कितना है इस पूरे पे, 0। तो इसकी जो अपर वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू 0 प्लेन पे, ठीक है। डी ए कितना हो जाएगा, एरिया एलिमेंट जो होगा वो हो जाएगा मेरा डी वाई और डी जेड। डायरेक्शन देखिए पीछे की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे है, तो पीछे की डायरेक्शन कौन सी होगी, आगे की सीधी सीधी एक्स है, तो पीछे क्या होगी इसकी, माइनस एक्स डायरेक्शन। ये कौन सा हो गया, माइनस एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो कुल मिला के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें 6 तरह के आपके पास क्या मिल सकते हैं, एरिया एलिमेंट मिल सकते हैं, ठीक है। कितने तरह के एलिमेंट मिल सकते हैं, 6 तरह के जो है आपके एरिया एलिमेंट मिल सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन, ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे, जो आने वाली क्लासेज होंगी उसमें हो सकता है 10वीं 12वीं जो भी क्लास होगी जहाँ पे हमें इन सब का यूज करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या सब चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी सिचुएशन दे रखी होंगी उनके द्वारा, हो सकता है नई सिचुएशन बना दे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्योंकि आरपीसी का लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो वो जो नई सिचुएशन बनाएंगे उसके वो हैंडल कैसे करेंगे, तो हम इन्हीं चीज़ों को अगर दिमाग में रहेगी तो आप आराम से हैंडल कर पाएंगे कि वो जो जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, अगर उसका लाइन इंटीग्रल हो रहा है तो कौन सा लाइन इंटीग्रल में क्या हमें कंपोनेंट लेना है, ठीक है। ये सारी चीजें जब आपको पता होगी तो आप उसको आराम से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप एक बार फिर से देख लें, मैंने क्या डायग्राम लिया है, ठीक है, उसके बाद में कौन सा मैंने एलिमेंट लिया है, किस में चेंजेस हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन होगी, ये आप अच्छे से समझ लें, ठीक है। अब आते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। तीसरा क्या है इसके अंदर, जैसे ये था लाइन इंटीग्रल, इसका मान लीजिए इसको ए दे देते हैं, बी क्या था हमारा, बी था एरिया एलिमेंट, और सी जो है हमारा वो क्या है, इसका सी है हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल, है ना, वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। वॉल्यूम एलिमेंट का मतलब क्या है कि अगर आपको वॉल्यूम इंटीग्रल करना है वहां पे, है ना, और करना भी पड़ेगा बहुत सारी जगह, जब वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम कितना लेंगे, तो वॉल्यूम क्या होता है, क्या होता है वॉल्यूम, स्केलर या वेक्टर, तो वॉल्यूम होता है स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं करनी। अगर मैं छोटा सा यहाँ पे कोई वॉल्यूम लेता हूँ इसके अंदर इस तरह से, ठीक है, छोटा सा बॉक्स होता है, तो इसमें चेंजेस डी एक्स डी जेड और डी वाई, इस तरह के चेंजेस होते हैं, सॉरी डी एक्स डी वाई और डी वाई। तो वॉल्यूम इंटीग्रल जो छोटा सा होता है उसका वैल्यू क्या होती है, वो हो जाती है सिंपली डी एक्स डी वाई और डी जेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, मेरे हिसाब से ये चीज हर कोई जानता है, इंटीग्रल जब भी करता है, जो जिसने एमएससी फिजिक्स की है, ठीक है, चाहे बीएससी भी की है, उसको ये पता है कि वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, मेरा ये होता है। बाकी जो चीजें हैं उनमें कंफ्यूजन रहता है, तो उन कंफ्यूजन को आप अभी दूर कर लीजिए, ठीक है। लाइन इंटीग्रल एंड एरिया इंटीग्रल किसके लिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा हमारे पास है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कौन सा है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मिटा रहा हूं मैं इसको। अब जो है आपके लिए चीज नहीं हो सकती है, ठीक है, डिपेंड करता है आपने पहले कितनी तैयारी की है या कितनी फिजिक्स पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग। नॉर्मली तो क्योंकि जो एमएससी करके आता है उसके लिए बड़ी सिंपल चीज होनी चाहिए, पर क्योंकि हम लोग कंसेप्ट पे कम ध्यान देते हैं और एग्जाम पास करने पे ज़्यादा, तो 80% बन जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता है ना, ऐसा होता है ना अक्सर। चलिए, अक्सर नहीं, हमेशा ऐसा ही होता है। आप देखिए मैक्सिमम जो टॉपर होते हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर होते हैं, उन लोगों का नेटिव क्वालिफाई नहीं होता है, मैक्सिमम, हर किसी के लिए नहीं बोल रहा, ठीक है। चलिए, और अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। तो अब आते हैं कार्टेशियन तो हो गया हमारा, दूसरा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो मैं बार बार नहीं लिख रहा, बस इतना ही लिख रहा हूँ, शॉर्ट में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप सिस्टम लिखना चाहो तो लिख लेना, कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो लिख लेना, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है, हम चलेंगे आर थीटा और फाई में। क्या चलेंगे, आर थीटा और फाई में। यहाँ जो है आपको कंसेप्ट अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। क्या चीज ध्यान रखनी है वो मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि अगर एक बार आप कंसेप्ट समझ गए ना तो उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। ये मेरा पी पॉइंट है, ये ओ है, ठीक है। अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब सीधा सीधा है कि आपको क्या करना है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सबसे पहले तो आर थीटा और फाई होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया।
अब आर का मतलब क्या है, थीटा का मतलब क्या है, फाई का मतलब वो कंप्लीटली समझ लेना, ठीक है। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब सीधा सीधा है जो भी आपका वेक्टर है, कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की या डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन तो नहीं, लेकिन आर को हम क्या कह सकते हैं, आर को ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो ओरिजिन से जो हम पॉइंट ले रहे हैं इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ठीक है। ये क्या है, मेरे तरह से एक चीज कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप डायरेक्टली क्या निकाल रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जो वेक्टर होगा आपका, उस वेक्टर की डिस्टेंस या डायरेक्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो मेरा आर है, ठीक है। तो आर केप का मतलब क्या हुआ, इस आर केप का मतलब हुआ आर की डायरेक्शन या आर की दिशा, ये दिमाग में रखना, क्या रखना है, आर की दिशा। अब आर की दिशा का मतलब क्या है, तो आप ये समझिए कि आर का मतलब क्या है, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से अगर आप उधर जा रहे हैं तो इसका मतलब आर बढ़ रहा है, तो आर पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो क्या होगा, आर केप, किस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन होती है मेरी, ये कौन सी होती है, ये होती है मेरी आर केप डायरेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बनाऊंगा अभी, पॉइंट ऊपर लिख देता हूँ मैं पी को, ठीक है। तो ये दिशा कौन सी मेरी, आर केप। दूसरा, थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब है कि जो ये आर है, ठीक है, तो आर व जेड एक्सिस है ना, आर व जेड एक्सिस के मध्य कोण, ठीक है। आर व जेड एक्सिस के, अच्छा इसको हिंदी में लिखना चाहेंगे क्या, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल का मतलब गोलीय है ना, गोलीय निर्देशांक, और सिस्टम को लिख देंगे अपन, हाँ निर्देशांक भी लिख देंगे, है ना। तो गोलीय निर्देशांक जो है, उस गोलीय निर्देशांक में हम क्या लिख रहे हैं, इस तरह से लिख रहे हैं। अब इतना इतना हिंदी भी आपको ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ाने की जरूरत पड़े, ठीक है, इस तरह की चीजें तो आप कर सकते हैं। तो आर व जेड एक्सिस के मध्य एंगल, तो आर और जेड एक्सिस के मध्य, अच्छा मैंने एलिमेंट बोला था, इसका मतलब क्या, अल्पांश। अभी जब मैंने अभी पीछे पढ़ाया था ना, तो मैंने जब कहा था लाइन एलिमेंट, तो लाइन एलिमेंट का मतलब क्या है, वो लाइन, या उसको कह सकते हैं कि अपन विस्थापन अल्पांश, ठीक है। एलिमेंट का मतलब अल्पांश, वैसे एरिया अल्पांश यानी कि क्षेत्रफल अल्पांश। फिर दूसरा, तीसरा था वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट का मतलब है आयतन अल्पांश, जो अल्पांश ले रहे हैं उनको अपन एलिमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो थीटा, थीटा का मतलब क्या है, आर व जेड एक्सिस के मध्य एंगल, यानी कि आर और जेड के मध्य जो भी एंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे, थीटा। तो आर और जेड के मध्य एंगल, तो इसका मतलब जेड एक्सिस से लेना उस एंगल को, ठीक है। तो इसको ऐसे कर दीजिए, जेड व आर के मध्य एंगल, ठीक है। एंगल किस तरफ लेना है, जेड एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, तो ये जो डायरेक्शन होगी ये किसकी होगी, थीटा की। तो थीटा का मतलब क्या है कि जब आपको एंगल बढ़ाना है, ठीक है, अब इसको समझना है एक चीज से, है ना, इसको समझना जरूरी है। ये है, मान लीजिए आपका आर है, ठीक है, ये आपका जेड एक्सिस है, एक और मैं मार्कर ले लेता हूं, उससे आप समझिए इस चीज को कि ये मेरा क्या है, ये मेरा जेड एक्सिस है, ये वाला मार्कर क्या है, मेरा जेड एक्सिस। तो ये जेड एक्सिस जैसे है, ठीक है, ये 3D के अंदर है, तो ये मेरा आर है, अभी वाई जेड को भूल जाओ, तो ये आर है, तो इससे ये एंगल जो बन रहा है वो मेरा क्या है, इससे जो एंगल बन रहा है वो मेरा थीटा है। अब मुझे थीटा को बढ़ाना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में लाना पड़ेगा, तभी थीटा बढ़ेगा जेड एक्सिस से। तो इस डायरेक्शन में लाने का मतलब क्या है, मुझे इसको खींच कर परपेंडिकुलर नीचे की ओर खींचना है, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलर नीचे की ओर खींचूंगा, तो इस पॉइंट की अगर मैं देखूं तो थीटा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरी, ये मेरी थीटा केप, थीटा केप का मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्शन, यानी कि थीटा की डायरेक्शन में कौन होगा, थीटा केप, ठीक है। थीटा केप क्या है, थीटा की दिशा, ठीक है। थीटा की दिशा का मतलब क्या है, ये इस तरह से परपेंडिकुलर नीचे की ओर आएगा, तो ये कौन सा हुआ मेरा, थीटा केप। फिर आते हैं फाई, फाई का मतलब क्या है, फाई का मतलब होता है मेरा, फाई का मतलब होता है कि इसका जो प्रोजेक्शन है, अगर मान लीजिए मैं इसका प्रोजेक्शन नीचे लेता हूं एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में कुछ इस तरह से इसका प्रोजेक्शन आएगा, ठीक है, इस तरह से प्रोजेक्शन आएगा इसका, ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर मैं ऐसे प्रोजेक्शन लेता हूं, तो ये जो डायरेक्ट यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आती है, ये क्या होगी मेरा आर, ये आर है ना, तो आर कोस थीटा, ये नीचे ले आऊंगा, ये क्या हो जाएगा मेरा आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्शन आ रहा है इस तरह से, इसको थोड़ा सा, है ना, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो है, ये जो प्रोजेक्शन है इसका, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो मेरा क्या है, वो है फाई। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो क्या है, फाई। तो इसका मतलब क्या है कि आर साइन थीटा व एक्स एक्सिस के मध्य कोण, इसको समझ लेना, ठीक है।
जब भी हम देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप आराम से जानते हैं, एक्स डायरेक्शन का मतलब एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, वाई का मतलब वाई में जा रहे हैं, जेड का मतलब जेड में जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आर थीटा और फाई क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आर का मतलब क्या है कि इस ओ से भी जो लाइन है, ये लाइन जो है इसकी डायरेक्शन में हमें जाना, तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी, आर केप होगी। थीटा का मतलब क्या है कि इस आर और जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो थीटा हुआ, और जेड एक्सिस के बीच एंगल जो बढ़ता हुआ वो डायरेक्शन किसकी होगी, थीटा केप की हो गई। ठीक है, अपन यूनिट वेक्टर निकालने पड़ेंगे ना, जरूरत पड़ेगी आगे अपने को इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि आर साइन थीटा, तो फाई का मतलब क्या है, फाई का मतलब मेरे पास ये है कि ये जो प्रोजेक्शन हमने इसका यहाँ लिया है, क्योंकि 3D में है, तो इसका मतलब क्या करोगे, जेड एक्सिस ये है, ये एक्स वाई में इस तरह से बना हुआ है, तो इसका प्रोजेक्शन लोगे तो किसमें आएगा, एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन क्या आएगा, आर साइन थीटा, ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, आर कोस थीटा। ठीक है, ये क्या है मेरा आर कोस थीटा। और फाई का मतलब क्या है, यहां से जो एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब फाई किधर होगा। अब आप देखिए इसको, ये मैं एक्स वाई प्लेन में ले आया, अब एक्स वाई प्लेन में ये मेरी एक्स एक्सिस किधर है, यहाँ से ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, जेड ऊपर यहाँ से हटा दिए। अब क्या करना मुझे, अब इसको फाई को बढ़ाना, तो यहाँ लाऊंगा एक्स एक्सिस पे, तो फाई कितना हुआ, 0, और इससे दूर ले जाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ, इससे दूर ले जाऊंगा, इसका मतलब हुआ वो फाई की डायरेक्शन यानी फाई उस तरफ बढ़ रहा है। तो किस तरफ बढ़ रहा है, तो इसको मैं खींच के यहाँ से क्या करता हूँ, इस तरफ ले जाता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं इसको यहां लिखता हूं, आर थीटा और फाई जो इसके कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब फाई किधर होगा, फाई होगा इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, यानी किस तरफ लूंगा मैं, इस तरह से होगा फाई। ठीक है, तो यहां अगर पॉइंट पे बनाना चाहूंगा तो कैसे होगा, पॉइंट पे होगा तो कुछ इस तरह से होगा, ये मेरा क्या होगा, फाई केप। समझ में आ रहा मेरे पास, ये क्या है मेरा फाई केप होगा। ठीक है, यानी कि इसको खींच के मैं उधर ले जा रहा हूं, तो इसको खींच के मैं उधर ले जा रहा हूं, तो ये क्या हुआ, फाई केप। तो इसका मतलब एक पॉइंट के ऊपर अगर आप आर केप देखते हैं, तो आर केप क्या है, ये आर केप की डायरेक्शन है। थीटा केप देखते हैं तो इस पॉइंट पे कुछ इस तरह से, यानी कि जो थीटा के बढ़ते हुए डायरेक्शन है वो थीटा केप है। और फाई केप देखते हैं तो अंदर की ओर जा रहा है ना, ये दिमाग में रखना, क्योंकि अपने को 2D पर 3D बनाना है, इसलिए इस तरह से होगा। तो इसका मतलब अगर आप देखते हैं तो ये आर केप इस डायरेक्शन में, फाई केप इस डायरेक्शन में, और थीटा केप इधर नीचे की डायरेक्शन में, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो वो हमारे पास क्या बना, ये सिस्टम। तो क्या, तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ x इक्वल टू कितना होगा, यानी कि x अगर मैं देखना चाहूँ तो आप देखिए r साइन थीटा, इसको इस तरफ लाऊंगा क्या होगा, कोस फाई। ठीक है, x मेरा कितना हो जाता है इसके अंदर की r साइन थीटा कोस फाई, ये मेरा क्या होगा, x होगा। y देखूंगा तो y कितना होगा, इस वाले को, यानी कि r साइन थीटा को मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे पास, ये मिल जाएगा r साइन थीटा और साइन फाई। ठीक है, उस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, साइन फाई। फिर जेड देखना चाहूँ तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू देखिए किसके बराबर है, आर कोस थीटा के बराबर है। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको मान लीजिए यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू, अच्छा दूसरा आपको आर निकालना है, तो आर निकालना, तो आर क्या कर सकते हो आप, इसको इस तरह से कर सकते हो, आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, ये आपका क्या होगा, आर। आर कौन सा, ये मोड वाला। ठीक है, इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मान लीजिए थीटा निकालना, तो आप क्या करिए, थीटा निकालने के लिए टेन थीटा निकालिए। ठीक है, टेन थीटा कैसे निकालेंगे कि जेड वाले के अंदर आप क्या करते हैं, इसका भाग देते हैं, किसका, एक्स और वाई को जोड़ के इसका भाग देते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा आपको क्या निकलेगा, वो निकल जाएगा सीधा सीधा, यानी कि ऐसे कर लीजिए, आर इक्वल टू, या टेन थीटा फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करिए, इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए। ठीक है, इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जैसे आप स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, ये आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर। देखो यहाँ से कोस स्क्वायर आर स्क्वायर साइन थीटा, आर साइन स्क्वायर थीटा बाहर लेंगे, होल तो क्या बनेगा, कोस फाइव स्क्वायर और साइन फाइव स्क्वायर दोनों कितना हो जाएंगे, 1 के इक्वल, तो क्या बन जाएगा, आर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करिए, इसको रूट निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। अब आप क्या करिए, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी कि आर से आर तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या बनेगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ से अगर मैं देखूँ टेन थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसमें इसका भाग दिया, आर से आर कैंसिल आउट, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाय जेड। ठीक है, ये क्या बनेगा अपना, टेन थीटा की जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, टेन थीटा की वैल्यू आ गई। कोई समझ है यहाँ तक। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है कि कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड अपॉन
आर हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, कोस इनवर्स जेड अपॉन आर, ये निकाल सकते हैं। थीटा निकल गया जेड और आर की फॉर्म में। फाई निकालना है तो फाई के लिए आप इन दोनों को ले लीजिए। ठीक है, फाई निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में क्या करिए, इस इक्वेशन का भाग दे दीजिए। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा कि ऐसा आप कर लीजिए कि y अपॉन एक्स करिए, तो y अपॉन एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, r साइन थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाय r साइन थीटा कोस फाई। ठीक है, ये पूरा कैंसिल आउट, तो क्या मिला हमारे पास कि टेन फाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। क्या मिला, टेन फाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर ले जाइए, तो हो गया हमारे पास टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो इससे हम थीटा आर की वैल्यू आ गई, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई, या फिर यहाँ से टेन इनवर्स करके निकाल सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। थीटा इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स, ठीक है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, ये भी कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और ये आपके पास एक वैल्यू ये भी है। ठीक है, फाई की वैल्यू एक्स वाई की फॉर्म में ये आ गई। तो अगर आपको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उसके लिए आपको थीटा फाई और आर पूछे, तो आप इनसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक जो मैंने पढ़ा ये क्या है, हमारा बेसिक जो है इसका कि पोलर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में ये दिमाग में रखना कि कौन सा इसकी डेफिनेशन क्या है ना। आर का मतलब क्या है वो सबको पता होता है, लेकिन मेनली गच्चा का खाते हैं थीटा और फाई में, कि थीटा कौन सा होगा और फाई कौन सा होगा। थीटा का मतलब है कि आर जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाता है। ठीक है, तो एक्सिस जो जिस तरफ थीटा बढ़ रहा है, तो बढ़ती हुई डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये हमारी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो फाई थीटा की डायरेक्शन कौन सी हुई, जिस तरफ थीटा बढ़ रहा है, तो आप इसको परपेंडिकुलर नीचे खींचोगे तो थीटा की डायरेक्शन। फाई का मतलब क्या, इसका प्रोजेक्शन कहाँ लेंगे, एक्स वाई प्लेन में, तो क्या बनेगा आर साइन थीटा। ये जो प्रोजेक्शन है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, प्रोजेक्शन दिमाग में रखना, ये जो प्रोजेक्शन है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। ऐसा नहीं है कि ये आर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, नहीं, ये दिमाग से है ना कंफ्यूजन दूर करना कि आर साइन थीटा जो है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वो मेरी क्या है फाई। और फाई को यानी कि बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस तरफ ले जाऊंगा। तो इसका मतलब इस एक्स वाई प्लेन में इस जो पॉइंट है इसके यानी कि इस लाइन के परपेंडिकुलर में उधर खींचूंगा तो बढ़ेगा, तो मैंने परपेंडिकुलर खींच सका। तो ये मेरी आर के थीटा केप और फाई केप की डायरेक्शन हो गई। आर थीटा फाई अगर कार्टेशियन दे रखे हैं यानी कि एक्स वाई जेड दे रखे हैं तो कैसे निकालेंगे, और ठीक है, और या फिर उल्टा कर दीजिए कि अगर आर थीटा फाई दे रखे हैं तो एक्स वाई जेड कैसे निकालेंगे, तो वो हमारे पास ये इक्वेशन गई। ठीक है, अब हम आते हैं इसके एलिमेंट के ऊपर जो हमारे मेनली काम आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, बेसिक के बिना। चलिए, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इसके अंदर कि हमारा वो तो सिंपल सा है, कौन सा एलिमेंट आता है सबसे पहले, लाइन एलिमेंट है ना। तो ये हमने ले लिया पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट आर थीटा और फाई है। ठीक है, और ये O है हमारा, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस, चलो इसको एक्स वाई और जेड लिख दिया है ना। अब मुझे इसका एलिमेंट लेना है कौन सा, तो ए पर है लाइन एलिमेंट, लंबाई अल्पांश है ना, लाइन एलिमेंट यानी कि लंबाई अल्पांश। तो लंबाई अल्पांश लेना है किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, आर थीटा और फाई, ये इसके क्या है कोऑर्डिनेट है। जब आर थीटा और फाई कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब आर डायरेक्शन में जाओगे तो क्या मिलेगा, डी आर आर केप। ठीक है, प्लस अगला अब जा रहे हैं हम थीटा के डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब यहां से आप समझिए कि अगर आप इस तरफ खींचते हैं इसको, ठीक है, इस तरफ खींचते हैं, तो जब आप इस तरफ खींचेंगे इसको तो इसमें क्या होगा कि r इक्वल टू तो r है, लेकिन हुआ क्या, जैसे मान लीजिए आप इस तरह से मान लीजिए, ठीक है, ये इस तरह से सपोज करिए कि r क्या करते हैं, ये भी आपके पास रेडियस कितनी है r है, ये एंगल आप क्या करते हैं d थीटा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जब d थीटा आगे बढ़ाते हैं तो इस एलिमेंट में कितनी चेंजेज हुआ, ठीक है, तो ये कितना होता है, ये होता है r d थीटा। भाई ये चाप कितना होता है r d थीटा, इसको रेडियस में अगर नहीं बढ़ाता हूँ, सिर्फ इसको नीचे खींचता हूँ, तो चाप में कितना चेंजेस होता है, r d थीटा चेंजेस होता है। ठीक है, तो जैसे ही r d थीटा चेंजेस हुआ तो इसका मतलब इसका एलिमेंट कितना होगा, r d थीटा, किसकी फॉर्म में, थीटा केप की डायरेक्शन में। ठीक है, आया समझ में, कंफ्यूजन नहीं है ना कोई, आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। ये आपको पता है कि ये मेरे पास रेडियस है ना, ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये जो है r हो गया,
ठीक है, ये वाला है। अब आप इसको नीचे खींच के ऐसे बढ़ाते हैं, तो इसको बढ़ाते हैं तो क्या आर में चेंजेस हुआ? क्या आर में कोई चेंजेस नहीं हुआ। डी आर का, ये डी आर क्यों लिया? क्योंकि अगर आप इसको इधर इस तरफ चेंजेस करते हैं, ठीक है, आर केप की तरफ चेंजेस करते हैं, तो क्या हुआ, आर केप की तरफ अगर इसको खींचते हैं तो इसका मतलब इसकी लंबाई बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? डी आर लंबाई बढ़ गई, तो हमारा क्या हो गया एलिमेंट डी आर, है ना, आर केप की डायरेक्शन में। थीटा केप की डायरेक्शन में क्या बढ़ रहा है? थीटा केप की डायरेक्शन में थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, आर की नहीं बढ़ रही। तो इसका मतलब क्या बढ़ा? ये चाप बढ़ा। तो इस चाप की दूरी कितनी हुई, डिस्टेंस कितनी होगी? वो होगी आर डी थीटा थीटा के प्लस। नेक्स्ट आ जाइए, अब किसमें आना अपने को? अब आना है, अब आना अपने को, इसको लाना प्रोजेक्शन नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां लेके आए प्रोजेक्शन, थोड़ा सा यहां क्या लेके आए इसका प्रोजेक्शन, तो ये इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? आर साइन थीटा। ये क्या है मेरे पास? आर साइन थीटा हो गई। ये आर है इधर से इधर तक, ठीक है। जब आर साइन थीटा है, ये क्या है हमारे पास? फाई है। अब मुझे क्या करना है? इसको इधर खींच के ले जाना है, किस तरफ? फाई केप की डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे ही मैं इसको उधर खींच के ले जाता हूं, मतलब एलिमेंट का मतलब क्या है? चेंज करना है। हालांकि आप स्मॉल चेंज करते हैं तो क्या इक्वेशन बनती है, उसकी मैंने बात करनी। तो जब मैं उसको उधर ले जाऊंगा तो बात तो वही है, ये इस तरह से है, ठीक है। एंगल कितना बन रहा है यहाँ से? अगर मान लीजिए ये इस तरह से एक्सिस है, ये एंगल कितना बन रहा है? फाई एक्स एक्सिस से। इसको खींच के मैं कहाँ ले जाता हूँ? यहाँ ले जाता हूँ, तो ये एंगल कितना बढ़ गया? ये मान लीजिए डी फाई बढ़ गया, ठीक है। अब डी फाई बढ़ने से ये डिस्टेंस कितनी बढ़ी? तो ये मतलब चाप, फाइनली मुझे क्या निकालना चाहिए? ये कितनी है? आर साइन फाई, साइन थीटा, सॉरी फाइन नहीं, साइन थीटा। ये भी कितना है? आर साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा डी फाई। होगा कि नहीं होगा? चाप कैसे निकालते हो? चाप बराबर क्या होता है? त्रिज्या इंटू जो कोण है वो, त्रिज्या इंटू कोण यानी कि रेडियस इंटू एंगल। तो रेडियस इंटू एंगल हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। तो कितना है? आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसको इस तरह से लिखता कि आर का मतलब क्या है? इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरह से मैं अगर इसको बनाता हूँ, है ना, थोड़ा सा हो, चलिए इसको बाद में देखते हैं अपन तो। सिर्फ आप यहाँ समझ लीजिए, मेरे ख्याल से यहाँ समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? आप इस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, तो इसका मतलब किसमें चेंजेस हुआ? आर साइन थीटा में चेंजेस नहीं हुआ, किसमें? डी फाई में चेंजेस हुआ। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, तो ये कितनी है? आर साइन थीटा डी फाई। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है, किस डायरेक्शन में? फाई केप की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ? लाइन एलिमेंट। क्लियर है ना? सिंपल, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है। दिमाग खुला रखना है, कंसेप्ट क्या है उसको दिमाग में रखो कि आर थीटा फाई का मतलब क्या है, सब कुछ आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। एलिमेंट कब लिखते हैं अपन? जैसे अपन कार्टेशियन में चलते हैं। dx का मतलब क्या है कि पहले मेरे पास x था, उसमें dx बढ़ा दिया, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में पॉजिटिव में गए। तो इसका मतलब क्या है? जब हम dr लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? r की डायरेक्शन में थोड़ा बढ़ा दिया, तो उसको क्या कहा हमने? dr, तो वो हमारे पास भी आ गया। फिर थीटा की डायरेक्शन में थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो थीटा की डायरेक्शन में खींचा, तो इसका मतलब एलिमेंट क्या हुआ? r d थीटा हुआ। फिर फाइव की डायरेक्शन में खींचा, तो क्या हो गया? ये हो गया। मतलब है ना, सिंपल यही चीज है। चलिए, तो इसका मतलब आगे समझ में, ये क्या है मेरा? लाइन एलिमेंट, ठीक है। अब आपको लग रहा है ना कुछ हम नया पढ़ रहे हैं? कार्टेशियन तक तो क्या था यार, सर बकवास ही पढ़ा रहे हैं, क्या है तो सब कुछ आता है अपने को, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं आगे, एरिया एलिमेंट, ठीक है। एरिया एलिमेंट का मतलब क्या है इसके अंदर? तो अगर मैं एरिया एलिमेंट की बात करूं तो फिर मुझे एरिया लेने पड़ेंगे इसके। तो डायग्राम थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये डायग्राम जरूर बना लेना आप जो मैं बना रहा हूँ, क्यों? इससे ही सब कुछ आपको क्लियर होने वाला है, इससे आगे फिर दिक्कत आ जाएगी नहीं तो। चलिए एरिया एलिमेंट की बात करते हैं। तो इसमें जो है मेनली मैं तीन तरह की चीजें लूंगा, है ना। पहला लूंगा मैं स्फीयर, है ना। एरिया एलिमेंट जो है इसमें आर थीटा और फाई की डायरेक्शन में मुझे लेना है, तो तीन तरह की मैं एलिमेंट। सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ? एक स्फीयर लेता हूँ, ठीक है। तो स्फीयर की बात अगर मैं करूँ तो स्फीयर में ये हो जाएगा मेरे पास एक्स वाई और जेड, ठीक है, जेड एक्स और वाई, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गए। ये सेंटर के अंदर हमारे पास क्या है, ठीक है। तो स्फीयर अगर मैं लेता हूं, मान लीजिए आपके पास ऐसी सिमेट्री मिलेगी आपको करीब करीब, क्योंकि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इसका मतलब स्फीयर ही होगा, ठीक है। तो स्फीयर जैसी सिमेट्री, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे अगर कोई एक एलिमेंट लेता हूँ एरिया का, ठीक है, तो वो क्या होगा? इस स्फीयर के जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये मेरी डायरेक्शन कौन सी होगी? इसके परपेंडिकुलर आर केप होगी। समझ पा रहे मेरी बात को? थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना देता हूँ कि यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं क्या लेता हूँ, एक एरिया एलिमेंट लेता हूँ इस तरह से, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आर के, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन क्या है इसकी? आर है।
ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है r, यानी कि आप क्या कर रहे हैं उसकी रेडियस पे, है ना, स्फीयर की मान लीजिए रेडियस कितनी है r इक्वल टू कैपिटल R रेडियस है, उस कैपिटल R रेडियस पे आप क्या ले रहे हैं, एरिया एलिमेंट ले रहे हैं। अब अगर स्फीयर के, है ना, समझ रहे मेरी बात को, जो स्फीयर है उस स्फीयर के ऊपर आप घूमते हैं, समझ पा रहे हैं, स्फीयर की जो आपकी सरफेस है उस सरफेस के ऊपर घूमते हैं, तो स्फीयर की सरफेस के ऊपर क्या रेडियस चेंज होती है क्या, नहीं, तो इसका मतलब इस एरिया एलिमेंट में क्या होगा, रेडियस चेंज नहीं होगी, क्या नहीं चेंज होगी, रेडियस कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया कि पहले एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट नंबर लगा लीजिए, है ना, इसके लिए मैं अगर बात करूं तो इसका मतलब क्या है, 8 R इक्वल टू R, ये जब आपने R को फिक्स कर दिया देन उसके बाद अगर आप एरिया एलिमेंट लेते हैं और किस डायरेक्शन में, R केप की डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसमें चेंजेस क्या होगा, इसमें अगर आप दो डायरेक्शन की बात करते हैं तो किस में चेंज होगा, थीटा में चेंज होगा और फाई में चेंज होगा, ठीक है। तो थीटा का जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, R डी थीटा, खाली डी थीटा नहीं होता, क्या होता है, R डी थीटा। फाई का एलिमेंट क्या होता है, क्योंकि एरिया का मतलब क्या है, लंबाई इंटू लंबाई, तो थीटा में तो क्या कोई उसकी डायमेंशन नहीं होती, लंबाई इंटू लंबाई करने के लिए एक लंबाई मल्टीप्लाई में होनी भी चाहिए, तो क्या होगी यहाँ पे R होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसका एलिमेंट लिखूंगा तो वो एलिमेंट क्या लिखूंगा उस केस के लिए, ये इस केस के लिए ध्यान रखना, जब आप कहा हो 8 R इक्वल टू R, R हमने क्या मानी है, उसकी रेडियस मानी है, ठीक है, और किस केप में, R केप डायरेक्शन में, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा R डी थीटा इंटू R साइन थीटा, ठीक है, और डी फाई, किस डायरेक्शन में, R केप की डायरेक्शन में। जब इसको सॉल्व करेंगे R इक्वल टू R है तो क्या बन जाएगा, R स्क्वायर साइन थीटा डी, R स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ और लिखवाना भूल गया था, वो देख लीजिए, जब हम इंटीग्रल करेंगे ना इसके, ठीक है, इंटीग्रल करेंगे तो जब x डायरेक्शन, जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में थे तो x और y और z, मान लीजिए x y और हमारे z थे, तो x y और z की लिमिट क्या हो सकती है भाई, x y z कितने भी जा सकते हो ना, तो इसका मतलब क्या, उसकी लिमिट 0 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, वो क्वेश्चन में जिस तरह से गिवन होगा उस तरह से हम उसको लिखेंगे कि इसकी लिमिट क्या है, 0 टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं किसकी, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो इसमें हमारे पास क्या है, r थीटा और फाई है ना, तो r थीटा और फाई की क्या होगी वैल्यू, तो लिमिट क्या होगी, r का मतलब क्या है, कितनी रेडियस तक गए, तो इसमें क्या है, आप कितनी भी रेडियस का स्पेयर ले सकते हैं, ठीक है, तो आप फ्री हैं, 0 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी रेडियस हो सकती है, ठीक है, फर्स्ट केस के लिए। सेकंड केस क्या है, थीटा, तो थीटा देखिए, थीटा का मतलब क्या है कि जेड एक्सिस से बनने वाला एंगल, तो ये जेड एक्सिस है तो इससे बनने वाला एंगल 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जा सकता है, नीचे तक जा सकता है, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या होती है, हमेशा ये होती है 0 से पाई लिमिट होती है, और इसकी डायल लिमिट, तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक राउंड ले सकता है एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में पूरा राउंड लेगा तो कितना होगा, 0 से 2 पाई, तो ये एक लिमिट आप लिख लेना, ये मैं आपको लिखवाता रहूंगा बाद में, ठीक है, क्योंकि जब इंटीग्रल करोगे ना, जब इंटीग्रल करोगे तो डिपेंड करेगा कि आपको सिचुएशन क्या दे रखी है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इनका यूज करेंगे, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा आपको, अब मान लीजिए मुझे पूरा स्फीयर बनाना है, आर डायरेक्ट मुझे क्या करना है, आर रेडियस का पूरा स्फीयर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, अगर स्फीयर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसकी लिमिट 0 टू r कर दूंगा, ठीक है, ये पाई रहेगी क्योंकि यहाँ से लेके माइनस तक जा सकता है। फिर ये क्या है कि मान लीजिए मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लेता हूँ और फिर पूरा घुमा देता हूँ, तो पूरा घुमा देता हूँ, इसका मतलब क्या बन गया, पूरा स्फीयर बन गया, ठीक है, आगे समझ में। चलिए, तो यहाँ से जो है ये हमारा एक एलिमेंट क्या बन गया, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये कब है, जब r इक्वल टू आर की आप बात कर रहे हो, ठीक है। देख लीजिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अभी तो, है ना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसका आपके लिए। चलिए सेकंड केस के ऊपर चलते हैं। सेकंड केस हमारा क्या है कि मान लीजिए हेमीस्फीयर है, थोड़ा सा इसको, ये इस तरह का हेमीस्फीयर है, ठीक है। अब जब हेमीस्फीयर है तो मुझे क्योंकि डायरेक्शन कौन सी लेनी है, थीटा केप लेनी है, ठीक है। तो जब थीटा केप डायरेक्शन लेनी है तो मैं क्या करता हूँ कि एक जो है एरिया एलिमेंट मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, डायरेक्शन कौन सी है इसकी, थीटा केप, ये डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, r स्मॉल r होगी मान लीजिए, ठीक है। अब जब इस तरह का मैंने एरिया एलिमेंट लिया, थीटा कैप का मतलब कि अब आप इस पे नहीं हो, स्फीयर पे, है ना, स्फीयर के इस पे नहीं हो, अब आप स्फीयर के अंदर हो, अंदर कहीं हो, डायरेक्शन क्या उसकी, थीटा कैप डायरेक्शन है। जब ये थीटा कैप डायरेक्शन है, ये मेरा सेकंड यानी कि बी मान लीजिए, तो मैंने क्या लिया इस पे कि ये एस जेड एक्सिस से मान लीजिए किसी एक एंगल पे बना रहा है ना, जो भी इसका एंगल होगा उस एंगल पे हमने इसको लिया है। अभी कितने पे, 90 डिग्री एंगल के ऊपर, कितने एंगल पे है ये, 90 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। इस केस में जो है भाई ये कितना होता है यहाँ पे, अगर मैं इस पूरी लाइन की बात करूं, इस पूरे प्लेन की बात करूं, जो इसमें मान लीजिए तरबूज को बीच में से काटा आपने, एक्सिस आपकी जेड उसके है, तो तरबूज का जो प्लेन नीचे आपको दिख रहा है उस प्लेन के अंदर क्या होगा, थीटा ऑलवेज 90 डिग्री होगा,
ठीक है। तो ये कौन सा प्लेन है हमारा, ये प्लेन है थीटा इक्वल टू π/2 का प्लेन है, ठीक है। तो कहाँ ले रहा हूं मैं, थीटा इक्वल टू अगर मैं π/2 पे जाता हूं, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया एलिमेंट निकालना है। तो आप देखिए जब आप इस प्लेन पे इधर जाते हैं तो आर चेंज होती है, ठीक है। और अगर आप उसको घुमा के उस तरफ जाते हैं तो क्या चेंज होता है, फाई चेंज होता है। मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, इस प्लेन का मतलब क्या है, सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो इस सर्कल के ऊपर जब आप इस पे चलते हैं तो रेडियस चेंज हुई, इसकी आर चेंज हुआ है ना। तो इसका मतलब एक तो एलिमेंट कौन सा है, डी आर हो गया। फिर जब आप इसको घुमाते हैं ऐसे, तो घुमाने पे क्या चेंज हो रही है, अभी मैंने बताया ना, जब आप इसको ऐसे घुमाते हैं तो इसका मतलब फाई चेंज हो रहा है। तो दो कोऑर्डिनेट कौन से चेंज हो रहे हैं हमारे पास, तो दो कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहे हैं वो हो रहा है एक तो डी आर, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, फाई वाला। तो फाई का क्या होता है, आर साइन थीटा डी फाई चेंज हो रहा है। तो कुल मिला के आप इसको क्या लिखेंगे, आर, क्योंकि आर चेंज हो रहा है तो इसको चेंज कर नहीं सकते हम, आर को आर रखेंगे, यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा डी आर डी फाइव। डायरेक्शन क्या है इसकी, थीटा केप, ठीक है। डायरेक्शन लिख देना, इसकी डायरेक्शन क्या हमारा थीटा केप डायरेक्शन के अंदर ये जो है वो चेंजेस हो रहे हैं। अब यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू कितना है, π/2। तो π/2 के लिए साइन थीटा कितना हो जाएगा बताइए, 90। तो आर डी आर डी फाइव, और ये हमारा थीटा केप की डायरेक्शन में आ रहा समझ में, ठीक है। सी पे आ जाइए, अब मुझे फाई के डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। तो इसको और छोटा करिए सर्कल को, ठीक है। इसका 8वां भाग लीजिए, एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये इस तरह से लीजिए इसको, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं इसको। देखिए क्योंकि 3D है सब कुछ यहाँ पे, है ना। तो 3D में आपको विजुअलाइजेशन भी करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा 3D के अंदर, बिना सोचे आपका काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। यानी कि हमने क्या किया है, तरबूज के 8 भाग कर दिए, ठीक है। पहले तो पूरा भाग था, फिर उसको ऊपर से काटा, ठीक है, काट दिया। फिर हमने क्या किया, इसको और काटा है ऐसे, ठीक है। ऐसे भी काट दिया, ऐसे भी काट दिया। इसका 8वां भाग है, तो 8वां भाग ऐसे ही होगा, कुछ उधर भी कुछ नहीं होगा, इधर भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस तरह का भाग होगा। अब अगर मान लीजिए आप क्या करते हैं, इसके ऊपर अगर कोई, है ना, कौन से प्लेन पे, अगर इसके ऊपर अगर आप कोई आप वो लेते हैं एरिया एलिमेंट, कहाँ पे, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। जब आप एक्स वाई प्लेन में कोई एरिया एलिमेंट लेते हैं इस तरह से, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन कौन सी लेनी है हमें, फाई के डायरेक्शन में मुझे क्या लेना है, उसका वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो फाई के डायरेक्शन में जब मुझे वैल्यू लेनी है, सॉरी एक्स वाई प्लेन नहीं, सॉरी गलत ले लिया, एक्स वाई ये वाला प्लेन, क्योंकि फाई केप में जाना है। तो ये हमारा जेड है, ये वाई है, ये एक्स है। तो मुझे कहाँ की बात कर रहा हूँ, जेड वाई प्लेन के अंदर, है ना। तो जेड वाई प्लेन कौन सा होगा, जेड वाई होगा इसके इस तरफ वाला, जो आपको सिर्फ कैसा दिखेगा, पार्ट, ऐसा पार्ट जो दिखेगा, ठीक है। सिर्फ जेड वाई प्लेन में कैसा होगा, ऐसा पार्ट जो उस तरफ से दिखेगा, 2D के अंदर ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो उस तरफ वाले पार्ट पे मैं अगर यहाँ कोई एरिया एलिमेंट लेता हूँ इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ लूंगा तो एक्स वाई प्लेन के अंदर यहाँ पे, यहाँ से एक्स वाई प्लेन कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहा है फाई इक्वल टू 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। दूसरा अगर मान लीजिए मैं यहाँ लेता हूँ, ठीक है, यहाँ अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन है हमारे पास जेड और एक्स प्लेन, ठीक है। जेड एक्स प्लेन की बात मैं करता हूँ, तो जेड एक्स प्लेन जो है, इसका मतलब आप कहाँ हैं, यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे ये लाइन कितना एंगल बना रही है, तो ये एंगल बना रही है इस वाले पे फाई इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना, कि अगर मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे अगर यहाँ है, तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से, हम क्या कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल को हम क्या कह रहे हैं, फाई कह रहे हैं। तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, या एक्स एक्सिस से आपका एक्स जेड प्लेन कितना एंगल बनाएगा, ये पूरा प्लेन हुआ, कितना बनाएगा, 0 एंगल, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से जो है जो आपका जेड वाई प्लेन है, ठीक है, जेड वाई प्लेन है, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो कितना बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, समझ पा रहे हैं। तो ये कहाँ पे है, इस वाले केस पे, इस वाले केस पे, ठीक है। तो जब यहाँ पे है तो इसका मतलब क्या चेंजेस हो रहा है, जब आप बात कर रहे हैं इस वाले की, तो थीटा इक्वल टू जब 0 डिग्री की बात करूं, ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री की बात करूं, तो इसका मतलब डीए कितना हो जाएगा मेरा, ये डीए हो जाएगा, इसमें चेंज होगा, किसमें, डी आर में, और दूसरा थीटा में। तो थीटा क्या होता है, आर डी थीटा होता है, ठीक है, आर डी थीटा होगा। क्योंकि देखिए यहाँ लेंगे तो थीटा अलग होगा, यहाँ लेंगे थीटा अलग होगा, यहाँ लेंगे थीटा अलग होगा। इस डायरेक्शन में कितनी लेंथ पे लेते हैं उसके अकॉर्डिंग डी आर इसका अलग होगा। तो ये कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है इस तरफ। अब आप एरिया एलिमेंट को देखें तो डायरेक्शन क्या होगी, मान लीजिए यहाँ पे अगर एरिया एलिमेंट देखते हो तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में। तो ये क्या है, फाई किधर है, फाई तो इस तरफ है, तो ये क्या हुआ, माइनस फाई। तो इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है इसकी, माइनस
फाई डायरेक्शन है। सिमिलरली अगर थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे मैं देखूं, ठीक है, अच्छा इसको आगे लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, आगे लिख देंगे डी ए इक्वल टू आर डी थीटा और माइनस फाई डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे, सॉरी थीटा नहीं है, फाई है एक सेकेंड, है ना, फाई और फाई, ठीक है, फाई इक्वल टू पाई बाई 2 पे, तो फाई इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या बनेगा, सेम बन जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। एक तो हमारे पास क्या रहेगा, डी आर रहेगा, एक रहेगा आर डी थीटा, बस जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव फाई डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ है तो यहाँ है तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, पॉजिटिव फाई डायरेक्शन, ठीक है, तो पॉजिटिव फाई डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा आर डी थीटा और फाई कैप, ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल सी है, ज्यादा कंफ्यूजन होना नहीं है। टाइम कितना है अपने पास, हाँ करीब करीब 50 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए एक जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पड़ा है उसको भी जल्दी से खत्म करते हैं 15 मिनट में, ठीक है, क्योंकि आपको ये समझ में आ चुका है सारी चीजें, तो हम अब आगे चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, उसको 15 मिनट में खत्म करूंगा क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ चुकी है, विजुअलाइजेशन करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छा यहाँ से क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल, तो वॉल्यूम इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट, सॉरी इंटीग्रल क्या, वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो जाएगा, सी, अगर थर्ड पार्ट इसका देखें सी, तो वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल हमारे पास हो जाएगा डी बी इक्वल टू, क्योंकि आर होता है, सॉरी आर की डायरेक्शन में डी आर होता है, थीटा की डायरेक्शन में आर डी थीटा होता है, और फाई की डायरेक्शन में आर साइन थीटा डी फाई होता है। तो कुल मिला के डी वी कितना हो जाएगा, डी वी हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल कि टोटल वॉल्यूम अगर मुझे उसका निकालना है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम निकालना, क्या निकालना है, किसी स्फीयर का जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, मान लीजिए कैपिटल आर रेडियस है, तो उसका क्या निकालिए ए, मुझे वॉल्यूम निकाल के बताइए कितना आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, v इक्वल टू ये है इस तरह से, ठीक है, इसकी क्या बनेगी, ट्रिपल है, तो पहला क्या होगा आर की 0 से आर, ये कितना है 0 से पाई, और थीटा आपका वो कितना है 2 पाई, है ना, 0 से पाई किसकी है, थीटा की, 0 से 2 पाई फाई की, और 0 से आर किसकी, आर की है, ठीक है। और ये आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए और इसको सॉल्व करके मुझे बताना वैल्यू क्या आती है, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली वही वैल्यू आएगी जो आपने 6वीं क्लास या 8वीं क्लास में स्फीयर के, 8वीं क्लास में पढ़ते ना, हाँ शायद 8वीं में पढ़ते हैं, 8वीं 10वीं 9वीं जो भी है आप उसमें जब पढ़ेंगे छोटी क्लासों में, तो जो स्फीयर के लिए यानी कि गोले के लिए जो आपका आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वही फॉर्मूला आपको इससे मिलेगा, ठीक है। सेम चीज उसके लिए करना, उसमें क्या करोगे, उसका एरिया देखना, इसका एरिया कैसे निकालोगे, ऊपर के एरिया की बात है, तो आप क्या करोगे, जो आपकी लिमिट चेंज होगी वो कौन सी होगी, लिमिट सिर्फ और सिर्फ ये चेंज होगी कि आपका थीटा कहाँ तक जा रहा है, यहाँ में थीटा जो है वो कहाँ तक जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री तक जा रहा है, पाई तक नहीं जा रहा, नीचे वाला है ही नहीं, तो इसका मतलब इसके लिमिट में चेंज करना। तो आप देखेंगे जो हेमीस्फीयर होता है उसकी जो भी ऊपर वाला पार्ट, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो सेम आपको यही मिले, जो आप वहां पढ़ते हैं वही मिलेंगे, इसका आधा मिलेगा, ठीक है। चलिए तो ये आप कर सकते हैं, तीनों एलिमेंट हमने ले लिए हैं। अब तीसरे पे चलते हैं हम सिस्टम पे, उसको मैं थोड़ा फटाफट लूंगा, है ना। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, एरिया एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ना। एरिया एलिमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि एरिया के अंदर जो है वो हमें बहुत यूज आएगा आगे, और एरिया में जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, हम कहाँ पर हैं उसके अकॉर्डिंग एरिया एलिमेंट रहता है, ठीक है। तो तीसरा मेरा क्या है, तीसरा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। तो सिस्टम लिख रहा हूँ, बना कोऑर्डिनेट लिखना, सिलेंड्रिकल सिस्टम। तो सिलेंड्रिकल जो सिस्टम है उसके अंदर क्या है कि आपके पास सिलेंडर होगा, है ना। तो ये इस तरह से एक्स वाई और जेड में, यहाँ क्या होगा, कुछ इस तरह का आप मान लीजिए, सेंटर में बनाना है थोड़ा सा, अब इसके अंदर क्या है, आप ऐसा मान लीजिए कि ये जो पॉइंट होता है ना, ये कोई भी पॉइंट जैसे ये है, तो इस पॉइंट की इस ओर से डिस्टेंस जो है ना, इस ओर से जो डिस्टेंस है उसे हम आर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इस ओर से जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या कह रहे हैं, आर कह रहे हैं। अब आर, इसका मतलब आर का मतलब यहाँ से डिस्टेंस नहीं है, वो किसमें होती है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है ना,
तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी मेरी आर होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो मेरी क्या होगी, जेड होगी। आर थीटा और जेड लिखते हैं ना इसकी कोऑर्डिनेट, क्या लिखते हैं, आर थीटा और जेड। कहीं आर फाई और जेड भी लिखा है, तो आप डिपेंड करता है कि हम क्या ले रहे हैं, ठीक है। आर फाई और जेड और आर थीटा और फाई दोनों में ले सकते हैं। तो फाई मैक्सिमम लिखा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, तो मैं फाई ले लेता हूँ। ये क्या है मेरा फाई, है ना, आर थीटा और फाई, ठीक है। तो आर मेरा क्या है, क्या है कि इस जेड एक्सिस से इसकी जो पॉइंट की डिस्टेंस होती है वो आर है, ठीक है। ओ से आर नहीं है ना। तो ये मेरी क्या हो गई, आर थीटा और फाई, ठीक है। अब आगे देखिए कि जेड का मतलब क्या है, जेड डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस है, तो वो तो कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम वाला ही है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे किसमें, एक्स वाई प्लेन में। जब एक्स वाई प्लेन की मैं बात करूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ इस तरह से, ठीक है। जब एक्स वाई प्लेन में करूँ तो ये भी कितना होगा, आर ही होगा, क्योंकि वही चीज चल रही है। यहाँ से बनने वाला एंगल फिर से क्या है आपका 5, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं देखूं तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे इसके, एक्स इक्वल टू बनेगा आर कोस, है ना, आर कोस फाइव, वाई इक्वल टू बनेगा आर साइन फाइव, और जेड इक्वल टू बनेगा जेड, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। यहाँ से अगर आपको मान लीजिए टेन फाइव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स, क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स। तो फाइव इक्वल टू कितना आ गया, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। दिमाग में रखना, क्या दिमाग में रखना है कि आर यहाँ मतलब क्या है, यहाँ एक्स जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस है उस पॉइंट की वो है, ठीक है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि इस ओ से डिस्टेंस है, ओ से डिस्टेंस किसमें थी, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। फिर इस आर की एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या, एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो क्या है, फाई एंगल है, ठीक है। तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से लेता हूं तो इस तरफ क्या आएगा, आर कोस फाई, इधर जाएंगे तो आर साइन फाई। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। कोई समस्या नहीं है ना यहाँ तक। अब नेक्स्ट अगर मान लीजिए मुझे फाई की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स, ये वाली आपको क्या मिल जाएगी, इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ये वैल्यू हो गई। अच्छा अब आपको क्या देखना है, मान लीजिए आर निकालना है इसका, तो आर इससे निकल ही जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से जेड की उसके अंदर जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो कुल मिला के यही है इसके अंदर जो मेनली जेड इक्वल टू जेड है, ठीक है। ये वैल्यू आपकी फाई आ गई। आर इक्वल टू, अच्छा आर निकालना चाहे तो आर क्या हो जाएगा, आर यहाँ से देखेंगे तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट कर देंगे, तो ये आपका आर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा हाँ लिमिट, लिमिट क्या होगी कि देखिए जेड एक्सिस में आप सिलेंडर में कहीं पे भी जा सकते हैं ना। तो पहले एक्स से स्टार्ट करते हैं। एक्स एक्सिस में लिमिट क्या होती है, एक्स एक्सिस की जो लिमिट है वो क्या है, तो आप देखिए यहाँ से एक्स एक्सिस की जो लिमिट है, अच्छा एक्स तो लेना ही नहीं ना इसमें, आर थीटा और पाई लेना है, सॉरी आर की लिमिट है ना। तो आर की लिमिट क्या है, आर की लिमिट आपके जीरो से इनफाइनाइट, यानी कि सिलेंडर की रेडियस कितनी भी हो सकती है उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना, कुछ भी रेडियस हो सकती है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी। तो इनफाइनाइट तक जा सकता है इस पूरे प्लेन को कवर करने के लिए, ठीक है। दूसरा फाई, फाई कहाँ से कहाँ तक जा सकता है कि भाई यहाँ से स्टार्ट करके पूरा एक राउंड काट के वापस आ सकता है, तो इसका मतलब कितना हुआ, जीरो से 2 पाई हुआ, ठीक है। जेड कितना हो सकता है, जेड जो है वो माइनस इनफाइनाइट से क्या हो सकता है, प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। अब इसमें प्लस इनफाइनाइट माइनस क्यों लिया, जीरो क्यों नहीं, क्योंकि सिलेंडर नीचे भी तो हो सकता है। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक जा सकता है, प्लस इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू इसके अंदर जा सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारी इसकी वैल्यूज हो गई, ठीक है, या इसकी लिमिट हो गई, ठीक है। ये सिंपल सिंपल चीजें हैं। फाई की डायरेक्शन फिर से क्या होगी, ये इस तरफ फाई की डायरेक्शन, अगर फाई डायरेक्शन देखो तो क्या होगा, ये इस तरफ फाई की, आर की डायरेक्शन ये इस तरफ आर कैप की डायरेक्शन, ठीक है। जेड की डायरेक्शन तो इसके परपेंडिकुलर ये जेड कैप की डायरेक्शन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चले आगे, चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास अब आते हैं किसमें, लाइन एलिमेंट में, ठीक है। लाइन एलिमेंट, लाइन एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे, डीएल होगा, ठीक है। सीधा लिख दूं, पहला डी आर आर कैप प्लस दूसरा क्या है फाई। फाई कैसे निकालेंगे यहाँ पर बताइए मुझे, फाई के लिए क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ से तो लिखेंगे आर। अब देखिए यहाँ रेडियस फाइव में उसमें क्या आ रहा था, आर साइन थीटा, अब यहाँ क्या आ रही है, तो देखो आप ये मान लीजिए आपकी आर है, ठीक है। ये एंगल यहाँ से क्या करते हैं आप, इसको इस तरफ खींचते हैं, खींच लिया तो कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। तो ये डिस्टेंस ये कितना बना आपके पास, डी फाइव, ये कितना है आर, तो कितनी हो जाएगी, सॉरी कितनी हो जाएगी, आर डी फाइव। तो इसका मतलब लेंथ में कितना चेंजेस हुआ, आर डी फाइव में, आर डी फाइव चेंजेस हुआ, ठीक है। कौन से डायरेक्शन में, फाइव के डायरेक्शन में, प्लस जेड में कितना है, डी जेड, और ठीक है डी जेड, सिंपल इधर जाएंगे तो क्या होगा, डी जेड होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुआ, लाइन एलिमेंट हुआ इसका, ठीक है। अब आते हैं एरिया एलिमेंट में जो इंपॉर्टेंट है आप सबसे, ठीक है। चलिए अच्छा वॉल्यूम डायरेक्ट लिख दूंगा क्योंकि वो छोटा सा है, इसलिए वॉल्यूम भी लिख लीजिए। तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो जाएगा इसमें, वॉल्यूम में तो सोचना ही नहीं है, क्या है जो तीनों आपके हैं उसको इस तरह से लिख दीजिए, बस कोऑर्डिनेट में क्या चेंज होता है वो देख लीजिए। तो डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आर आर डी फाइव और डी जेड, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। तो कुल मिला के क्या बनेगा, आर
डी फाई डी जेड। ठीक है, आगे समझ में, है ना, ये चीज हो गई। अब मान लीजिए मुझे क्या निकालना है, सिलेंडर का एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना, तो मान लीजिए एल लंबाई का कोई सिलेंडर है, तो उसको मैंने यहाँ रखा, तो जेड की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से एल रख देना, इसके अंदर इंटीग्रल करना है इसका, फिर से वी निकालना मुझे ना, वी निकाल के देखना, आपको वही इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, जेड की लिमिट 0 से एल, एल लंबाई का सिलेंडर था। ठीक है, आर मान लीजिए रेडियस कितनी है उसकी, रेडियस आर थी, तो 0 से कैपिटल आर रेडियस हो गई। उसके बाद में मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला है ना कि फाइव बचा है, तो फाइव कितना है, 0 से 2 पाई फिक्स है, 0 से 2 पाई इसकी लिमिट रखी है, उसको सोल्व करना, आपको एग्जैक्टली वही वैल्यू मिलेगी जो यहाँ मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए बता दो इसको, वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया। अब आते हैं किस पे, एरिया एलिमेंट पे, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। ठीक है, चलिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एरिया एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, तो इसके एरिया एलिमेंट जो है उसको निकालने के लिए डायग्राम ये देखना पड़ेगा। चलिए एरिया एलिमेंट, क्योंकि लंबा काफी हो जाएगा वीडियो, और मुझे उसके बाद में ग्रेड भी निकालना है ना, ग्रेड और डाइवर्जेंट थ्योरम, ग्रेड थ्योरम, ये सारी पढ़ाने, क्योंकि ये सारे के सारे हम आगे यूज करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो कल का वीडियो लेक्चर एक और रहेगा, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ तो मैं इसमें पूरा तो नहीं कर पाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मुझे लेना ही पड़ेगा। एक वीडियो लेक्चर कल मैं जो लूंगा उसके अंदर आपको इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एरिया एलिमेंट निकालना, क्योंकि उसमें 5-6 एरिया एलिमेंट निकलेंगे, तो मुझे निकालने पड़ेंगे, एक तो वो लेना पड़ेगा। और उसके बाद में हम जो है 3 थ्योरम होती है ग्रेड के लिए, फिर हम ग्रेडियंट देखेंगे, डाइवर्जेंस देखेंगे और कर्ल देखेंगे, उनके लिए थ्योरम देखेंगे, जिसको मैं डायरेक्टली यूज करने वाला हूं। और उन थ्योरम का यूज इतना ज्यादा होगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के पार्ट के अंदर, ठीक है, कि उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सोल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो उन पे आप ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें, कमेंट करें, मेरी कोई गलती हो इसके अंदर वीडियो में कि सर ये टॉपिक ऐसा वैसा है और कोई ऐसा लगता है तो आप उसको जरूर मुझे बताएं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।